कल्पना कीजिए कि एक देश दशकों तक एक क्रूर साम्राज्य के खिलाफ खूनी संघर्ष करता है। मतलब अनगिनत कुर्बानियां दी जाती हैं, स्वतंत्रता सेनानी अपनी पूरी जिंदगी जेलों में बिता देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उस विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका जा सके। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही लंबा और दर्दनाक संघर्ष। सही कहा। लेकिन आज़ादी मिलने के चंद महीनों बाद ही वो नया आज़ाद देश स्वेच्छा से एक ऐसे वैश्विक समूह का हिस्सा बनने का फैसला करता है जिसका प्रमुख वही ब्रिटिश सम्राट है जिसके खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। मतलब आज़ाद भारत ने आखिर ऐसा क्यों किया? देखें, ये इतिहास के उन विरोधाभासों में से एक है जो सत्ता से देखने पर पूरी तरह से अटपटे लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। एकदम अजीब लगता है सुनने में। हाँ, लेकिन जब आप उनके भीतर की परतों को खोलते हैं ना, तो एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं परिपक्व कूटनीति नजर आती है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इन्हीं विरोधाभासों, बहसों और ऐतिहासिक निर्णयों की पड़ताल कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है संविधान का दर्शन, यानी फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही अहम विषय है। बिल्कुल। और हमारे सामने आज स्रोत के तौर पर संविधान सभा की बहसों के मूल दस्तावेज हैं और राजनीतिक दर्शन से जुड़े वो पन्ने हैं जो सिर्फ कानून की धाराएं नहीं बताते, बल्कि उन धाराओं के पीछे छुपे हुए उस धड़कते हुए दिल को सामने लाते हैं। और ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ, क्योंकि मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 या निबंध में सिर्फ ये रटकर लिखना कि उद्देशिका में ये लिखा है, उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। असली चुनौती उन विचारों की उत्पत्ति और उनके टकरावों को समझना है। सही बात है। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक माहौल में जाना होगा। मतलब संविधान कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे बस कुछ वकीलों ने एक बंद कमरे में बैठकर लिख दिया हो। हाँ, वो कोई वैक्यूम में तो बना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये 1940 के दशक की उथल-पुथल, विश्व युद्ध के बाद की जो बदलती हुई दुनिया थी और भारत के अपने आंतरिक विभाजनों का सीधा परिणाम था। चलिए उस उथल-पुथल से ही इस कहानी को शुरू करते हैं। बात है 22 जनवरी 1947 की। हाँ, उद्देश्य संकल्प वाला दिन। जी। संविधान सभा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य संकल्प, या जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, उसे स्वीकार किया। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। अगर इसे किसी आधुनिक एनालॉजी से समझना हो ना, तो ये किसी स्टार्टअप के मिशन स्टेटमेंट की तरह था। मतलब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, यहां तक कि कोड की एक लाइन लिखने से पहले, संस्थापकों को यह तय करना होता है कि वे आखिर बना क्या रहे हैं और उनका अंतिम लक्ष्य क्या है। एकदम सही तुलना है। हाँ, उद्देश्य संकल्प ने बिल्कुल यही काम किया। इसमें भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने का संकल्प था और साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात थी, जो कि बहुत बड़े वादे थे उस समय के हिसाब से। वाकई। लेकिन यहां मेरे मन में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब 1946 के अंत और 1947 की शुरुआत का जो समय था, वो भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा था। हाँ, विभाजन का दर्द, दंगे। बिल्कुल। विभाजन के बादल मंडरा रहे थे, सांप्रदायिक दंगे भड़क रहे थे, रियासतें अपने अलग अलग राग अलाप रही थीं। ऐसे खूनी और अराजक माहौल में बैठकर अवसर की समानता और विश्व शांति जैसे बेहद आदर्शवादी संकल्प लेना, क्या ये जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ नहीं लगता? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा या यूटोपियन ड्रीम नहीं था? तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी यही सोचेगा। जब सड़कों पर खून बह रहा हो, तब न्याय और समानता की बात करना एक ख्याली पुलाव लग सकता है। लेकिन संविधान सभा के दस्तावेजों को गहराई से पढ़ने पर एक अलग ही तस्वीर उभरती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये संकल्प जमीनी हकीकत से कटा हुआ नहीं था, बल्कि ये उस हकीकत का सबसे मजबूत जवाब था। 200 सालों के औपनिवेशिक शासन के बाद नेताओं को पता था कि अगर इस समय कोई ठोस वैचारिक नींव नहीं रखी गई तो देश पूरी तरह बिखर जाएगा। बिल्कुल। ये संकल्प दरअसल संविधान बनाने वालों के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींचने का प्रयास था। इसने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में संविधान का जो भी मसौदा तैयार होगा, वो इन मूल आदर्शों से भटक नहीं सकेगा। समझ रहा हूं। और अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय वर्गों के लिए सुरक्षा का जो वादा इसमें किया गया, वो उस समय के डर और अविश्वास के माहौल में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मरहम था। तो ये सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं थी?
एकदम नहीं। ये रातों रात लिया गया फैसला भी नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के कराची अधिवेशन से लेकर तमाम घोषणा पत्रों में जो वादे किए गए थे, ये बस उनका एक कानूनी दस्तावेजीकरण था। यानी वो मिशन स्टेटमेंट सिर्फ एक कागजी घोषणा नहीं था, बल्कि एक विभाजित हो रहे देश को एक सूत्र में बांधने की एक हताश लेकिन बेहद जरूरी कोशिश थी। बहुत सही तरह से रखा आपने इसे। और यही संकल्प आगे चलकर संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल का आधार बना। अब जब हम उद्देशिका की बात करते हैं तो अक्सर कुछ बुनियादी तथ्य सामने आते हैं, जैसे 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। हाँ, जो कि हमारा संविधान दिवस भी है। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे स्रोत सामग्री में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि मूल उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर जैसे शब्द थे ही नहीं। इन्हें तो बहुत बाद में 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। हाँ, ये एक बहुत ही चर्चित तथ्य है। अब यूपीएससी के नजरिए से सोचें तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। क्या 1949 में संविधान निर्माताओं का इरादा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी राष्ट्र बनाने का नहीं था? मतलब उन्होंने जानबूझकर इन शब्दों को बाहर क्यों रखा? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये संविधान सभा की बहसों का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि निर्माता भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाना चाहते थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का इस पर बहुत ही स्पष्ट रुख था। अच्छा, उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि संविधान में पहले से ही मौलिक अधिकारों के तहत धर्म की स्वतंत्रता, समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को इतनी गहराई से पिरो दिया गया है कि भारत स्वभाव से ही एक पंथ निरपेक्ष राज्य बन चुका है। अलग से लेबल लगाने की जरूरत नहीं है। और समाजवादी शब्द के बारे में क्या? रही बात समाजवादी शब्द की, तो अंबेडकर जी का तर्क था कि संविधान को किसी एक विशेष आर्थिक विचारधारा से बांधना, मतलब किसी इज्म से बांधना। हाँ, किसी इज्म से। ऐसा करना आने वाली पीढ़ियों की स्वतंत्रता को छीनने जैसा होगा। नीतियां क्या होंगी ये समय के साथ चुनी हुई सरकारें तय करेंगी। उन्होंने जानबूझकर उद्देशिका को ऐसे कठोर वादों से मुक्त रखा ताकि ये सिर्फ एक व्यापक दर्शन रहे, ना कि कोई कठोर राजनीतिक एजेंडा। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसाइट है कि किसी शब्द का न होना उस विचार के न होने का प्रमाण नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन तो उद्देशिका के साथ एक और बड़ी कानूनी उलझन जुड़ी हुई है। स्रोत बताते हैं कि उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तित यानी एनफोर्सेबल नहीं की जा सकती। हाँ, ये एक तकनीकी पहलू है। मतलब अगर देश में आर्थिक असमानता है तो कोई नागरिक उद्देशिका को आधार बनाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि देखिए जज साहब, किताब के पहले पन्ने पर आर्थिक न्याय का वादा था, मुझे मेरा न्याय दिलाइए। ऐसा नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो अगर ऐसा है तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या ये उद्देशिका सिर्फ किताब की एक खूबसूरत सजावट बनकर नहीं रह गई? यूपीएससी के नजरिए से इसका वास्तव में कानूनी महत्व क्या है? इस सवाल का जवाब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक मुकदमों में छिपा है। ये सही है कि उद्देशिका सीधे तौर पर लागू नहीं की जा सकती, लेकिन ये सजावट कतई नहीं है। तो फिर इसका काम क्या है? कानूनी व्याख्या में ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। इसे समझने के लिए हमें 1960 के बेरुबाड़ी यूनियन मामले और 1973 के केशवानंद भारती मामले के बीच के सफर को देखना होगा। बेरुबाड़ी मामले में तो कोर्ट ने कुछ और ही कहा था ना? हाँ, बेरुबाड़ी मामले में कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने की एक कुंजी है, एक चाबी मात्र है। लेकिन बाद में ये नजरिया पूरी तरह से बदल गया है ना? पूरी तरह से बदल गया। 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती मामले में ये स्थापित किया कि उद्देशिका न केवल संविधान का अभिन्न अंग है, बल्कि ये संविधान के मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत तो बहुत ही शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा। अब ये काम कैसे करता है, इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिसकी भाषा बहुत उलझी हुई है, या संविधान के किसी अनुच्छेद के दो अलग-अलग मतलब निकल रहे हैं। ऐसे में जज क्या करेंगे? वे उस कानून को उद्देशिका के प्रकाश में पढ़ेंगे। अगर संसद का कानून समानता या स्वतंत्रता के उन आदर्शों के खिलाफ जाता है जो उद्देशिका में लिखे हैं, तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ओह, मतलब भले ही आप उद्देशिका के आधार पर सीधे केस फाइल ना कर सकें, लेकिन
कोर्ट पूरे संविधान की रक्षा उसी उद्देशिका के आधार पर करता है। बिल्कुल, वो एक गाइडिंग लाइट है। ये एक बहुत ही स्पष्ट करने वाला मैकेनिज्म है। मतलब उद्देशिका वो चश्मा है जिससे पूरे संविधान को देखा और परखा जाता है। और इसी उद्देशिका की शुरुआत होती है 3 बेहद शक्तिशाली शब्दों से, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, 1947 से पहले जो भी कानून इस देश पर थोपे गए, चाहे वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो या कोई और, उन सब का स्रोत ब्रिटिश संसद थी। लेकिन हम भारत के लोग लिखकर संविधान निर्माताओं ने शक्ति का पूरा केंद्र ही पलट दिया। बिल्कुल पलट दिया। ये घोषणा थी कि अब सत्ता किसी विदेशी क्राउन, किसी राजा या किसी ईश्वरीय अधिकार से नहीं आ रही है, बल्कि वो सीधे देश की जनता के हाथों में है। और इसी बिंदु पर ना संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का विचार बहुत गहराई से जुड़ता है। हम भारत के लोग का सीधा अर्थ है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अपना मालिक खुद है। बिल्कुल। 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र बने तो इसका मतलब ही यही था कि हमारे राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्रपति एक निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि ब्रिटेन की महारानी या उनका कोई नुमाइंदा। और यहीं पर हम उस विरोधाभास पर वापस आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो कॉमनवेल्थ वाली बात। जी, एक तरफ हम 1950s में खुद को पूर्ण संप्रभु और गणतंत्र घोषित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अप्रैल 1949 के लंदन सम्मेलन में भारत ये घोषणा कर चुका था कि वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा, जो कि कई लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाला था। बहुत ज्यादा। जो लोग उस समय संविधान सभा में बैठे थे और जो आम जनता बाहर आजादी का जश्न मना रही थी, उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। अगर मैं इसे एक मजेदार एनालॉजी से समझाऊं, हाँ बताइए। ये तो वैसा ही हुआ कि आपने सालों तक किसी जिम के क्रूर मालिक से लड़ाई की, आपने अपनी खुद की अलग जिम खोल ली, लेकिन फिर भी आप उसी पुरानी जिम की मेंबरशिप रिन्यू करवा रहे हैं। मतलब क्या ये फिर से पिछले दरवाजे से गुलामी को स्वीकार करने जैसा नहीं था? आपकी जिम वाली एनालॉजी दिलचस्प है, लेकिन इसे थोड़ा और सटीक बनाते हैं। आपने पुरानी जिम की मेंबरशिप ली जरूर है, लेकिन अब वो मालिक आपको ये नहीं बता सकता कि आप अपने घर में क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे या किस मशीन का उपयोग करेंगे। अच्छा, मतलब सिर्फ नाम की मेंबरशिप। हाँ, जब 1949 में ये फैसला हुआ तो संविधान सभा में भारी हंगामा हुआ था। कई सदस्यों ने तो इसे स्वतंत्रता के साथ धोखा तक मान लिया था। लेकिन यहाँ हमें पंडित नेहरू और उनके सलाहकारों की अत्यंत व्यवहारिक कूटनीति को समझना होगा। मतलब इसके पीछे कोई ठोस वजह थी? बहुत बड़ी वजह थी। 1947 से 49 का भारत कोई बहुत शक्तिशाली राष्ट्र तो था नहीं। हम आर्थिक रूप से खस्ताहाल थे। हमारी सेना के कई हथियार और प्रणालियां अभी भी ब्रिटिश सप्लाई चेन पर निर्भर थीं। और व्यापार भी तो उसी ब्लॉक के साथ होता था ना? बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी ब्रिटिश ब्लॉक के साथ होता था। अचानक से खुद को दुनिया के एक बड़े हिस्से से अलग थलग कर लेना एक नए राष्ट्र के लिए आत्मघाती कदम हो सकता था। तो ये सदस्यता मजबूरी ज्यादा थी और कूटनीति कम। इसे एक रणनीतिक जरूरत कह सकते हैं, लेकिन कूटनीति ये थी कि नेहरू जी ने इस सदस्यता की शर्तें पूरी तरह से बदल दी। शर्तें बदल दी कैसे? लंदन घोषणा पत्र को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो भारत ने साफ कर दिया था कि वो ब्रिटिश सम्राट के प्रति कोई निष्ठा या अलीजियंस नहीं रखेंगे। सम्राट केवल राष्ट्रमंडल के एक प्रतीकात्मक प्रमुख होंगे, भारत के प्रमुख नहीं। समझ रहा हूँ। यह एक पूरी तरह से स्वैच्छिक समझौता था। भारत जब चाहे बिना किसी को सफाई दिए इस समूह से बाहर निकल सकता था। इससे भारत की संप्रभुता पर कोई कानूनी या संवैधानिक असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बना बनाया नेटवर्क मिल गया। ये तो आदर्शवाद और कठोर यथार्थवाद के बीच संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण था। वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। अपनी संप्रभुता से समझौता किए बिना वैश्विक फायदे उठाना। बिल्कुल। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों और वैश्विक दृष्टिकोण की बात कर ही रहे हैं, तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में एक अनुच्छेद है जो इस पूरे दर्शन को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। अनुच्छेद 51। हाँ, जब संविधान के दर्शन की बात होती है तो अनुच्छेद 51 अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने वाले छात्रों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। स्रोत बताते हैं कि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है।
ये राज्य को निर्देश देता है कि वो राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करें। और विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा करे। हाँ, मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन। अब जरा इसे 1940 के दशक के चश्मे से देखिए। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की राख से अभी बाहर निकली ही थी। लाखों लोग मारे जा चुके थे। शीत युद्ध शुरू हो रहा था और दुनिया दो खेमों में बट रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के खेमे में। बिल्कुल। तो ऐसे डरावने वैश्विक माहौल में जब एक गरीब और नया आजाद हुआ देश अपने खुद के घरेलू कानून ठीक से नहीं बना पा रहा है, तब वो अपने संविधान में पूरी दुनिया की शांति की चिंता कर रहा है। सुनने में अजीब लगता है। क्या भारत का ये संविधान दुनिया का ऐसा इकलौता संविधान नहीं है जो अपनी घरेलू चिंताओं के साथ साथ दुनिया भर की फिक्र कर रहा है? क्या ये एक अति आदर्शवादी कदम नहीं था? सतह पर देखने से ये भले ही अति आदर्शवादी लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा भू राजनीतिक कैलकुलेशन था। वो कैसे? भारत के नेता ये बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि अगर दुनिया में फिर से कोई बड़ा युद्ध हुआ तो भारत जैसे नव स्वतंत्र और गरीब देशों का विकास पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ओह, तो मतलब खुद के फायदे के लिए दुनिया की शांति जरूरी थी। बिल्कुल, हमारी अपनी घरेलू शांति सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति से जुड़ी हुई थी। इसलिए अनुच्छेद 51 सिर्फ कोई नैतिक उपदेश नहीं था, बल्कि ये भारत के अस्तित्व को बचाने की एक रणनीति थी। तो ये सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम का विचार नहीं था? वो विचार तो था ही, लेकिन साथ ही ये शीत युद्ध के दौरान भारत द्वारा खेले गए सबसे बड़े जुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नाम का जन्मदाता भी था। भारत का संविधान अलगाववाद का समर्थन नहीं करता। गुटनिरपेक्षता यानी किसी भी सुपर पावर के गुट में शामिल ना होना। लेकिन उस समय जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही छोटे देशों को पैसे और हथियारों का लालच देकर अपनी तरफ खींच रहे थे, तब अनुच्छेद 51 का रास्ता चुनना क्या भारत के लिए भारी नहीं पड़ा? ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। जब आप किसी गुट में नहीं होते तो आप पर दोनों तरफ से भारी दबाव आता है। लेकिन अनुच्छेद 51 ने भारत सरकार को एक संवैधानिक आधार दिया, एक तरह का लीगल बैकिंग। इसने स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि संधियों के सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर चलेगी। इसी दर्शन के कारण भारत 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध जैसी जटिल अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सका। और ये बातें आज भी तो प्रासंगिक हैं। बहुत ज्यादा। अगर यूपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 के नजरिए से देखें तो आज भारत की जो विदेश नीति है, चाहे वो सामरिक स्वायत्तता हो, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग हो, वो सब कुछ हवा में से नहीं आया है। उसकी जड़ें इसी अनुच्छेद 51 में गहराई से धसी हुई हैं। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। मतलब 1947 के उद्देश्य संकल्प से शुरू हुई एक सोच जिसने आजाद भारत का एक वैचारिक ढांचा तैयार किया। हाँ, एक ब्लूप्रिंट दिया। और वही सोच उद्देशिका में ढली, जिसने आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट को संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करने का हथियार दिया। फिर वही हम भारत के लोग संप्रभुत्वता के जटिल सवालों और राष्ट्रमंडल जैसे कूटनीतिक फैसलों से गुजरे। और अंततः अनुच्छेद 51 तक आते आते उस सोच ने एक ऐसा वैश्विक दृष्टिकोण अख्तियार कर लिया जो आज तक हमारी विदेश नीति का मार्गदर्शन कर रहा है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भारतीय संविधान सिर्फ अनुच्छेदों की कोई सूखी हुई सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके हर एक शब्द के पीछे लंबी बहसें हैं, कुछ समझौते हैं और भविष्य को लेकर एक स्पष्ट दृष्टि है। जब तक आप उन बहसों को नहीं समझते, तब तक संविधान का दर्शन आपकी पकड़ से बाहर रहेगा। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यही सबसे बड़ा सबक है। परीक्षा में सिर्फ क्या लिखा है ये जानना काफी नहीं है, क्यों और कैसे के जवाब ही आपको वो विश्लेषणात्मक गहराई देते हैं जो बेहतरीन अंक दिला सकती है। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे संविधान एक जीवित इकाई की तरह सांस लेता है और कैसे ये अतीत के संघर्षों को भविष्य की संभावनाओं से जोड़ता है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारे सुनने वालों को छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हमने भी देखा कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 51 के जरिए विश्व शांति, न्याय संगत संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के सम्मान का एक बेहद खूबसूरत खाका खींचा था।
लेकिन आज की उथल-पुथल भरी भू-राजनीति को देखिए। जहां युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल। आज संधियां पलक झपकते टूट जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून अक्सर मजबूत देशों के हितों के आगे घुटने टेक देते हैं। ऐसे कठोर दौर में क्या भारत के लिए हमेशा उन आदर्शों पर टिके रहना एक कूटनीतिक चुनौती या शायद एक कमजोरी नहीं बन गया है? ये सोचने वाली बात है। क्या आज की आक्रामक विदेश नीति के युग में हमें अनुच्छेद 51 को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है? इस सवाल के कई आयाम हैं और इन पर विचार करना आपके अपने विश्लेषण को और धारदार बनाएगा। इस पर जरूर सोचिएगा। तो आज के इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन स्रोतों और दस्तावेजों के नए पहलुओं के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।